हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है एसएससी वन पेज नोट सीरीज में। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पॉलिटी को लेकर है। ठीक है, पॉलिटी क्वेश्चंस अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपकी कंसेप्चुअल बिल्डअप बहुत जबरदस्त होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम LTQ टेक्निक यूज करने वाले हैं, यानी कि लर्न थ्रो क्वेश्चंस करके आप कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पॉलिटी में ऐसा कोई रटने वाला नहीं है। अगर आपने एक रफ एस्टिमेशन ले लिया है तो आपको क्वेश्चंस करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अभी हम क्या कर रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट करेंगे और वहाँ से कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप करेंगे। बिना किसी देरी को शुरू करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी होती हैं? तो इसका सही उत्तर है वो है 552 सीटें होती हैं। 552 को हम ब्रेक डाउन करना सीख लेते हैं। पहले 530 का, फिर 20 का, फिर 2 का। इसमें जो 530 सीटें आती हैं वो स्टेट के राज्यों से जितने एमपीज आते हैं वो 530 सीटों से होते हैं। 20 सीटें हमारी यूनियन टेरिटरी के रिजर्व हैं और 2 सीटें हमारी किसकी होती हैं? एंग्लो इंडियन के लिए होती हैं। लेकिन इनको अब हटा दिया गया है। ठीक है, फिर भी अभी हम 552 ही टिक करेंगे आंसर में। अगर राज्यसभा की बात करें वहीं पे, तो राज्यसभा में टोटल कितनी सीटें होती है? 250 का ब्रेक डाउन 238 और 12 की तरह करते हैं। 238 एमपीज क्या होते हैं? वो इलेक्टेड होते हैं और 12 एमपीज होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? तो वो हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट संभालेगा तो वो बाय डिफॉल्ट, इसी को कहते हैं एक्स ऑफिशियो, बाय डिफॉल्ट चेयरमैन बन जाएगा किसका? राज्यसभा का। ठीक है, जो भी वीपी होगा वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन सीधे सीधे राज्यसभा का डायरेक्टली बन जाएगा। इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, Which आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल जो है स्टैब्लिश करता है? तो ये हमारा आर्टिकल है 324। 324 याद रखेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो चाहे 6 साल होता है चाहे 65 साल होता है, जो भी पहले पूरा हो जाएगा। और पूरे देश में इलेक्शन कराते हैं। कुछ जगहों पर इलेक्शन नहीं कराते, उनके बारे में बताना चाहूँगा आपको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया PM के इलेक्शन कराती है, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन कराती है, इस तरह के इलेक्शंस कराती है। लेकिन ग्राम पंचायत, ठीक है, और म्यूनिसिपैलिटीज, इन सब चीज़ों के चुनाव नहीं कराती। इन चुनावों को कराने के लिए उस राज्य का स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। हर एक राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वो इन चीज़ों का चुनाव कराता है, यानी कि ग्राम पंचायत वाले और म्यूनिसिपल वाले, ठीक है, नगर पालिका वाले चुनाव। तो आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है। हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन अपॉइंट करता है? तो वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति। इसको हम जान के रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं। साथ साथ पार्लियामेंट का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्टेड एमपीज आते हैं। द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिस्क्वालिफिकेशन फॉर एमपीज इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल मेंशन्ड है ऑफिस फॉर प्रॉफिट के लिए या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए एमपीज को किसमें डिस्क्वालीफाई किया जाता है? तो ये हमारे हैं आर्टिकल 102। आर्टिकल 102 के तहत एमपीज जो हमारे होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कोई सरकारी पद न ले जिसमें सैलरी हो, ठीक है, अलाउंसेस हो, इस तरह के वो लाभ के पद पे न हो। वो पूर्णतया इंडिपेंडेंट रहें ताकि उनका जो लेजिस्लेशन है, कानून बनाने की प्रक्रिया है, वो किसी लाभ के पद से प्रभावित न हो। ठीक है, वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट रहें। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एडवाइजेस द प्रेसिडेंट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में टैक्सेस का बंटवारा करने के लिए कौन सी बॉडी इसको बताती है? तो ये कौन सी है? ये है फाइनेंस कमीशन। ठीक है, फाइनेंस कमीशन बताती है कि राज्यों में और केंद्र सरकार में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। भारत का जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, वो आर्टिकल 280 से डिफाइन किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। इसके साथ साथ इसको जान के रखें कि ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, ये इंडिया के फिजिकल फेडरलिज्म को बनाए रखती है, यानी कि पैसों को बंटवारा राज्य और केंद्र सरकार में समान रूप से हो या फिर उचित तरीके से हो, इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी सुनिश्चित करती है। ठीक है, इसमें एक चेयरमैन होते हैं, 4 अदर मेंबर्स होते हैं। जो टैक्सेस रिसीव होते हैं केंद्र सरकार के पास, उसी को बंटवारा कराती है केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक है, और कुछ राज्य जिनको मतलब ज़्यादा दिक्कत होती है तो उनको ग्रांट इन एड्स भी दिलवाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस कमीशन का एक हिस्सा है। ठीक है, बैलेंसिंग व्हील काम करती है। फाइनेंशियल जो पैसे हैं, लेन देन है, उसको ठीक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कराती है ताकि गरीब राज्यों का भी विकास हो और केंद्र सरकार में राज्य सरकार के बीच में उचित डिस्ट्रीब्यूशन रहे पैसे का। ठीक है, हमारे पास इस समय 15th जो फाइनेंस कमीशन है उसमें NK सिंह उसके चेयरमैन हैं और इसका जो कार्यकाल उनका है वो है 2020 से लेके 2026 तक। हमने 16वें फाइनेंस कमीशन गठन कर दिया है। ठीक है, और उसका कार्यकाल शुरू होगा 2026 से। और उसमें जो चीफ रहेंगे वो रहेंगे डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो पहले
वाइस चेयरपर्सन रहे थे नीति आयोग के, वो अब संभालेंगे फाइनेंस कमीशन को। एनके सिंह का जो कार्यकाल है 2026 में खत्म हो रहा है। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो पहले वो थे जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे, जी मावलंकर जी थे, ठीक है। इनको दादा साहब के नाम से भी जानते हैं। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाई, कैग को कौन अपॉइंट करता है? तो करते हैं भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करते हैं। कैग क्या होता है कि जितने भी सरकारी दफ्तर हैं केंद्र सरकार के हैं, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट के हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, और पीएसयू कंपनियां जैसे कि भेल हो गई, एनटीपीसी हो गई, एचएएल हो गई, इन सब की फाइनेंशियल ऑडिटिंग भी करती है, ठीक है। स्टेट की भी फाइनेंशियल ऑडिटिंग करती है और पता लगाती है कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटी तो नहीं है, या फिर कोई चीज़ें महंगे दाम पे तो नहीं खरीदी जा रही। हर एक चीज़ का पूरा जांच पड़ताल करती है। उसके बाद ये क्या करती है? रिपोर्ट उठा के प्रेसिडेंट को सौंप देती है। प्रेसिडेंट फिर यही रिपोर्ट उठा के पार्लियामेंट में सबमिट करते हैं और फिर बहस होती है, बातचीत होती है। जो रूलिंग पार्टी है उससे पूछा जाता है कि कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ चेंजेस लाने की जरूरत है। उसके अनुसार फिर बहस होके एक निर्णय पे आता है। उसके बाद ये बदलाव लाते हैं, जो भी होता है, ठीक है। तो एक तरह से ये कैग क्या होता है? वॉच डॉग होती है, पूरा देखते रखती है कि पैसे का लेन देन कैसे हुआ विभिन्न डिपार्टमेंट में। मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन, मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है केवल लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा स्पीकर डिसाइड करेगा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा वही डिसाइड करेंगे कोई बिल मनी बिल है या फिर मनी बिल नहीं है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस को लेके है। व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 28 टू 18 ईयर्स? तो ये हमारा है 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें वोटिंग एज 21 से घटा के 18 साल कर दी गई थी। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर व्हिच आर्टिकल? तो ये आर्टिकल हमारा रहेगा 338, ठीक है। नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट, फिर आते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ठीक है, और उसके बाद आता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। एनसी और एनसीएसटी के पहले नहीं था, पहले एक सिंगल ऑफिसर डील करता था सारे जो इनके कंप्लेंट्स हैं, जो समस्याएं हैं। उसके बाद इन दोनों को जो सिंगल ऑफिसर था, उसके बाद क्या हुआ कि एक सिंगल बॉडी बना दी गई नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की। उसके बाद फिर इसका ब्रेकडाउन करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की अलग अलग बॉडी बनी, और फिर देर में आके करीब 90s में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस का निर्माण किया गया। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? एमपी कौन इसमें से नहीं है? तो वो है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट एमपी नहीं है, ठीक है। प्रेसिडेंट बिल्कुल एमपी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एमपी चाहे लोकसभा का हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है, ठीक है। और जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होते हैं राज्यसभा का। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये संसद में बैठ करके, लोकसभा में बैठ करके ये बहस जो है पूरी वो मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इनको बोलने का अधिकार है, इनको एजीआई को, ठीक है। भारत के सर्वोच्च लॉ ऑफिसर है, ठीक है। भारत सरकार को कभी लॉयर की जरूरत पड़ती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया उनको सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसी भी कोर्ट में बैठ करके बहस कर सकते हैं, लेकिन जब वोटिंग होती है, कोई बिल पास होना होता है, तो ये वोटिंग का अधिकार इनके पास नहीं होता है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो उन्हीं के प्लेजर पे ये रहेंगे जब तक इनको मतलब सहमति रहेगी। व्हिच बॉडी कंडक्ट्स द इलेक्शंस टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है? तो वह हमारे कराएंगे इलेक्शन कमीशन। लेकिन प्रिसाइजली अगर आपकी बात करें तो ये कराएगा इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होते हैं? एमपीज होते हैं और एमएलएज होते हैं। एमपी एमएलए कहाँ से आते हैं? एमपी एमएलए हमारे लोकसभा प्लस राज्यसभा के आएंगे। याद रखना, सिर्फ इलेक्टेड एमपीज आते हैं, ना कि नॉमिनेटेड। और एमएलएज जो हमारे होते हैं वो विधानसभाओं से आते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर से आते हैं। वहाँ पे एमएलसीज भी होते हैं कहीं कहीं, या विधान परिषद होती है, यूपी में है, 5 से 6 राज्यों में है, तो एमएलसीज इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो याद रखना, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज, चुने गए एमपीज प्लस स्टेट लेजिस्लेचर के एमएलएज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड नहीं करेंगे, एमएलसी के लोग नहीं करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर ही आती है ये। और द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी सर्विस इज अपॉइंटेड बाय द, कौन अपॉइंट करता है? तो उनको प्रेसिडेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। याद रखना कि कैग, यूपीएससी, ठीक है, और फाइनेंस कमीशन, इस तरह की जितनी संस्थाएं हैं इसमें प्रेसिडेंट को अपॉइंट करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गए, इसको हम याद रखेंगे। तो इस तरह की जो संवैधानिक संस्थाएं होती हैं वो अक्सर प्रेसिडेंट से जुड़ी होती हैं। द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ द इंडिया वॉज हेडेड बाई, तो वो थे केसी नियोगी जी ने पहले हेडिंग की थी वो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। इसको जान के रखेंगे। हु इज द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड द वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट? तो ये करेंगे लोकसभा के स्पीकर। स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिसाइड इफ द बिल इज मनी बिल और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द टेन्योर ऑफ सीएजी इज ऑफ इंडिया इज, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का टेन्योर क्या होता है? तो वो होता है 6 साल या 65 साल की। जो भी पहले पूरा हो जाएगा वही उनका टेन्योर होगा, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे। कैग क्या होती है? एक वॉचडॉग होती है जो भारत सरकार के विभिन्न दफ्तरों में, स्टेट गवर्नमेंट में, पीएसयूज में फाइनेंशियल ऑडिटिंग करती है और पता लगाती है कोई रेगुलेटरी है नहीं, फिर रिपोर्ट बना के वो प्रेसिडेंट को सबमिट करती है। प्रेसिडेंट वही रिपोर्ट उठा के पार्लियामेंट में प्रस्तुत करते हैं, और जो वही रिपोर्ट गवर्नर को जाती है। जो स्टेट की जो जांच पड़ताल होती है वो गवर्नर उनके विधानसभाओं में प्रस्तुत करते हैं अपने रेस्पेक्टिव स्टेट के। उसके बाद क्या होती है? बहस छिड़ती है कि कहाँ पे लेन देन खराब होता, सही होता, उसके अनुसार फिर एक्शन लिया जाता है और फाइनेंशियल रेगुलेटरीज वगैरह कोई दिक्कतें हैं तो दूर की जाती है।
तो ये रहे हमारे क्वेश्चंस। कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज़ जरूर शेयर करें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर न भूलें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में शेयर कर दें। कोई डाउट या फीडबैक हो तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपकी एक एक कमेंट पढ़ता हूँ आपको, ठीक है। तो बस इतना ही।